सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DNK एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DNK एकेडमी। बात करेंगे अब भारतीय राज्य व्यवस्था के पार्ट 22 की, और आज हमारा टॉपिक जो चल रहा है संघीय कार्यपालिका पार्ट 2 यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव्स पार्ट 2। बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं काफ़ी बड़ी और काफ़ी चीज़ें हमें उसमें जाननी है, इसलिए हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है और राष्ट्रपति की शक्तियों का ये पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, तो राष्ट्रपति की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं या शक्तियाँ होती हैं, अनुच्छेद 53 जो कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 कह देता है कि जो संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत विस्तार से समझाया है। तो संघ की जो भी कार्यपालिका शक्ति होती है उसकी सारी की सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संविधान में कार्यपालिका की शक्ति की कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि आखिर कार्यपालिका की शक्तियां क्या है, संविधान में उसको परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो इसके अंदर नीति का निर्धारण आता है कि भाई नीति का निर्धारण करने का काम होता है, और उस पर काम करने का, उस पर निष्पादन करने का काम, दोनों काम जो होता है वो कार्यपालिका करती है। यानी कि देश के लिए नीतियों का निर्माण करती है और उन नीतियों पर चलने का काम करती है। कार्यपालिका शक्ति के अंदर वे सभी शक्तियां मानी जाती हैं जो विधानमंडल और न्यायपालिका में निहित नहीं है। देखिए, विधानमंडल होता है, विधानमंडल का मतलब ये होता है कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इन दोनों को मिला के उसे विधानमंडल कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, विधानसभा चीज़ अलग है, विधानमंडल चीज़ अलग है, ये पॉलिटिक की टर्मिनोलॉजीज हैं। विधानमंडल का मतलब होता है संसद। तो जो लोकसभा हैं और राज्यसभा हैं और न्यायपालिका, इनके पास जो शक्तियां नहीं हैं, बाकी जो शक्तियां बचती हैं इनके अलावा वो सारी की सारी शक्तियां कार्यपालिका की हैं। इसके अंदर जो देखें तो विधान प्रारंभ करना यानी कानून बनाने का शुरू करना, विदेश नीति का निर्धारण करना और सामान्यतः राज्य के क्रियाकलाप चलाना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। राष्ट्रपति को अनेक अधिकार प्राप्त हैं। वह साधारण काल और आपातकाल में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, किंतु इन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम जितनी भी शक्तियां पढ़ रहे हैं ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, लेकिन असल में इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करता है। इन शक्तियों का प्रयोग जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है, और उनकी जो मंत्री परिषद होती है वो करती है। जितनी भी शक्तियों को हम पढ़ेंगे इनमें केवल राष्ट्रपति अपने विवेक से, और एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कहें कि राष्ट्रपति की ये शक्ति है, राष्ट्रपति की वो शक्ति है, तो एक्चुअल में सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति की ना होकर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की हैं। आखिरी में इस वीडियो के अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की कुछ विवेकीय शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। केवल वही शक्तियां हैं जो एक राष्ट्रपति बिना किसी के सलाह के जिनको एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी वो अपनी मर्जी से केवल वही काम कर सकता है, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी जितने भी शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे वो एक्चुअल में राष्ट्रपति के नाम पर हैं, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन चूंकि वो नाम मात्र की कार्यपालिका है इसलिए उसके वो जो होता राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके सलाह पर करता है, तो वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वास्तविक शक्तियां जो है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास हैं। चलिए अब देखेंगे पहले कार्यपालिका की शक्तियां या कार्यपालिक शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या हैं राष्ट्रपति के पास। चलिए देखिए, संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार केंद्र की संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां वो सब के सब राष्ट्रपति में है। वह लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रधानमंत्री किसको बनाएगा, जिसने लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री की सलाह पर वह क्या करेगा, मंत्री परिषद के व्यक्तियों की नियुक्ति करता है और उनके विभागों का वितरण करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति सभी विभागों का स्वयं नियंत्रण करता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति सरकार के विभागों का नियंत्रण या अधीक्षण स्वयं
नहीं करता, ये ध्यान दीजिएगा। अमेरिका में क्या होता है कि जितने भी विभाग हैं उन सभी के विभाग का नियंत्रण का काम राष्ट्रपति का होता है, लेकिन भारत के अंदर वो राष्ट्रपति का काम नहीं होता। राष्ट्रपति जो मंत्री होते हैं उनकी सहायता से उन विभागों का नियंत्रण करता है। तो राष्ट्रपति का काम क्या है कि जो जिसको बहुमत मिला है उसको प्रधानमंत्री बनाना और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, मंत्रियों की नियुक्ति करना और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही उनको विभाग बांट देना। उसके अलावा अनुच्छेद 77 के अनुसार संघ के सभी कार्यपालिक कार्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, किंतु यह अभिव्यक्ति केवल औपचारिक ही होती है, मतलब राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नहीं किए जाते हैं। राष्ट्रपति के नाम पर किए जा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद है, इसलिए एक्चुअल में वो काम कौन कर रहा है, वो सारे के सारे काम कर रहा है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 299 के अनुसार सभी संविदाएं और संपत्ति संबंधी हस्तांतरण, पत्र, पट्टा, विक्रय, विलेख आदि दस्तावेज जो भारत सरकार की ओर से किए जाते हैं या लिखे जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं या लिखे जाने चाहिए और विहित रीति से निष्पादित होने चाहिए। मतलब नाम राष्ट्रपति का है, एक्चुअल में बस राष्ट्रपति को संघ के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी लेने का अधिकार है। वह ब्रिटिश सम्राट के समान परामर्श और चेतावनी देने का अधिकार भी रखता है। तो ये दो अधिकार हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो जान सकता है कि संघ यानी कि केंद्र में क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्रियाकलाप चल रहे हैं, वो उसके बारे में जानकारी ले सकता है। प्रधानमंत्री की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसको अवगत कराए और यदि राष्ट्रपति को कुछ लगता है तो वो अपना परामर्श भी दे सकता है और चेतावनी भी दे सकता है। लेकिन भारत में वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि आखिर में जो राष्ट्रपति होता है उसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना होता है। राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति में संविधान के अधीन कुछ पदों की नियुक्ति करने का भी अधिकार है। अब राष्ट्रपति किन किन पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार रखता है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो भारत का प्रधानमंत्री और संघ के अन्य मंत्री, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयोग के सदस्य, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के विशेष अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के विशेष अधिकारी। तो इन सब की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। फिर मैं आपको बताता चलूँ, राष्ट्रपति मतलब केंद्र सरकार, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है? केंद्र सरकार की सलाह पर काम करता है। वे सभी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर या संविधान के अनुसार, जैसे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव संविधान के अनुसार होगा। संविधान कहता है कि जो बहुमत दल का प्राप्त नेता हो, जिस दल ने बहुमत प्राप्त किया हो, उसके नेता को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो या तो बाकी की नियुक्ति तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संविधान के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्तियों से परामर्श करने के पश्चात की जाती है। जैसे बात करें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होता है उनसे परामर्श करता है और राष्ट्रपति को उपयुक्त अधिकारियों को हटाने की भी शक्ति प्राप्त है। इन सभी अधिकारियों को हटाने की शक्ति भी किसको है? राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। तो ये थी कार्यपालिका शक्तियां। अब बात करेंगे सैन्य शक्तियों के बारे में। देखिए, अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन सब का प्रधान सेनापति होता है। तो उसे युद्ध और शांति की घोषणा करने, सैन्य बलों की तैनाती करने के आदेश देने की शक्ति होती है। यानी राष्ट्रपति ही युद्ध की घोषणा कर सकता है, वो ही युद्ध के बाद शांति की घोषणा कर सकता है। सैन्य बलों को तैनाती के बारे में कह सकता है कि आपको कहाँ तैनात होना है, उनको आदेश देने का काम राष्ट्रपति करता है। हमारे संविधान में रक्षा बलों पर आदेश विधि द्वारा विनियमित होता है। विधि द्वारा विनियमित का मतलब होता है कि रक्षा बलों पर जो आदेश दिए जाएंगे वो कानून बनेगा उसके बाद ही दिए जाएंगे। और कानून बनाने का काम कौन करता है? कानून बनाने का काम करता है संसद। इसी तरह से संसद रक्षा बलों के ऊपर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा जब तक संसद विनियोग विधेयक पारित नहीं करती है तब तक रक्षा बलों पर कोई व्यय नहीं किया जाता। इस प्रकार बजट, संसद जो है बजट पर नियंत्रण से
सैन्य बलों पर नियंत्रण रख सकती है। तो ये एक बजट पर सैन्य बलों पर नियंत्रण का एक और तरीका होता है संसद के पास। तो सैन्य शक्तियों में राष्ट्रपति की ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति है, इसलिए युद्ध की घोषणा, शांति की घोषणा और उनको तैनात करने का काम करवाता है। बात करेंगे डिप्लोमेटिक पावर्स यानी कि राजनयिक शक्तियों के बारे में। देखिए, राजनयिक संबंधों के अंतर्गत वे सभी संबंध आते हैं जो कोई राष्ट्र विदेशों से रखता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंग तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता भी शामिल है। जैसे भारत के पड़ोसी देशों से, सार्क देशों से, विश्व यूरोपीय देशों से, अमेरिकन देशों से, लैटिन अमेरिकन देशों से, एशियन कंट्रीज से, तो सभी से हमारे संबंध हैं। अब वो संबंध कैसे होंगे, किन चीज़ों पे होंगे, वो सारी चीज़ों की बात हम कर रहे हैं। राष्ट्रपति क्या करता है, विभिन्न देशों के लिए भारत के प्रतिनिधि, जैसे अमेरिका के अंदर भारत का राजदूत की नियुक्ति करना है, या उच्चायुक्त की या कौंसिल की नियुक्ति करना है, या विभिन्न देशों के अंदर ये नियुक्ति करना है, तो वो सारे काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तथा अन्य देशों के प्रतिनिधियों का औपचारिक स्वागत, जैसे भारत के अंदर भी सभी देशों के राजदूत हैं, उच्चायुक्त हैं, अमेरिका का राजदूत भी है, पाकिस्तान के भी हैं, अफगानिस्तान, अफ्रीका के भी हैं, और अपने जितने भी देश हैं, कनाडा के हैं, तो सभी के हमारे यहाँ राजदूत के कार्यालय हैं। तो उन देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करने का काम और उनसे प्रमाण पत्र लेने का काम कि हाँ भाई आप ही उस देश के वैलिड व्यक्ति हो, तो ये सारे काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। परंतु विदेश नीति निश्चित होने में संसद ही सर्वोपरि है। मतलब देश की विदेश नीति क्या होगी, हमें किस देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं, तो इसके बारे में निश्चित करने का काम राष्ट्रपति का नहीं है, ये काम संसद का है। इन सभी विषयों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है संसद का अंग है। संसद राष्ट्रपति और दो सदन, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ये हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की, यानी कि विधायी शक्तियों के बारे में, जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। तो संसद किससे मिलकर बनती है, तो संसद बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीन अंगों से मिलकर संसद बनती है। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 79 में इसमें के बारे में कहा गया है। इस कारण जो राष्ट्रपति होता है उसके पास बहुत सी विधायी शक्तियां होती हैं जिनका प्रयोग वह करता है, और उनमें से कुछ शक्तियां वो बात नीचे करेंगे। पहली है संसद को आहूत करने, सत्रावसान करने की शक्ति। संसद को आहूत करना मतलब संसद के सत्र को बुलाना, संसद की बैठक को बुलाना। राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन के सत्र को आयोजित करने और उस सत्र को समाप्त करने की शक्ति है। सत्र मतलब सेशन जो होता है, जैसे राष्ट्रपति चाहे तो वो बजट सेशन होता है, फिर अलग अलग जो सत्र होते हैं, बजट सेशन, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है और मानसून सत्र होता है, तो इन सत्रों को बुला सकता है, उनको समाप्त कर सकता है, उन सत्रों को समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार वह लोकसभा का विघटन कर सकता है, यानी लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक मतलब जो बिल होता है, किसी बिल पर दोनों सदनों के बीच अंतिम रूप से असहमति होने की दिशा में उस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अनुसार बुला सकता है। तो राष्ट्रपति अगर ऐसा हो रहा है कि दोनों सदनों के बीच में किसी बात को लेकर, किसी बिल को लेकर असहमति हो गई है, लोकसभा कुछ और चाहती है, राज्यसभा का मत कुछ और है, और वो पास नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति चाहे तो वो दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाएगा और संयुक्त बैठक में फिर उस बिल के ऊपर जो साधारण बहुमत होगा उससे फैसला लिया जाता है। उसके अलावा अभिभाषण और संदेश देना। देखिए, लोकसभा के निर्वाचन के पश्चात पहले सत्र के प्रारंभ पर प्रत्येक वर्ष के आरंभ पर राष्ट्रपति एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है, जिसका प्रयोजन अनुच्छेद 86 के अनुसार संसद को उसके आह्वान का कारण बताना होता है। देखिए, ध्यान कीजिएगा, राष्ट्रपति क्या करता है कि लोकसभा का जब निर्वाचन होता है तो उस लोकसभा निर्वाचन के बाद जो पहला सत्र आयोजित होता है तब एक बार तो तब करता है, और दूसरी बार प्रत्येक जो साल होता है, जैसे 2016 का जो पहला सत्र होगा उस समय, तो प्रत्येक साल या 2017 के पहले सत्र के समय या 2018 के पहले सत्र के समय, तो इन दो ओकेशंस पर जो होता है राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक बैठक बुलाता है और दोनों सदनों को फिर वो संबोधित करता है। और वो संबोधित इसलिए करता है, उसे बताना होता है कि भाई
इस संसद को क्यों बुलाया गया है या संसद का आयोजन क्यों किया जा रहा है। राष्ट्रपति केवल एक सदन या दोनों सदनों में से एक साथ अभिभाषण दे सकता है। वह किसी सदन को किसी विधेयक के संबंध के या अन्य प्रयोजनों के लिए संदेश भेज सकता है। चाहे तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे लोकसभा में भाषण देना है तो वहाँ भाषण देगा, चाहे वो चाहता है दोनों में देना है तो दोनों में देगा। उसके अलावा किसी सदन को किसी विधेयक को लेकर उसे कोई मैसेज देना है तो वो अपना मैसेज संबंधित सदन को दे सकता है। चलिए, हमारी संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सुझाव के अनुसार ही कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सुझाव पर ही कार्य करता है। इसलिए इस बात की संभावना बहुत ही कम होती है कि राष्ट्रपति किसी सदन में कोई सुझाव या संदेश भेजे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद उस सदन के सदस्य हैं तो वो अपनी बात वहाँ सीधे रख देते हैं, तो राष्ट्रपति को अलग से संदेश भेजने की आवश्यकता नहीं होती। आज तक किसी भी सदन में किसी भी राष्ट्रपति ने सदन में कोई संदेश नहीं भेजा है, जबकि इसके विपरीत अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है अपनी संदेश भेजने की शक्तियों का बहुत अधिक प्रयोग करता है, क्योंकि जो राष्ट्रपति वहाँ पर होता है वो विधायिका से अलग होता है। जबकि हमारे यहाँ क्या होते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करते हैं और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होती है वो विधायिका की अंग होते हैं। इसके अलावा नाम निर्देशन करने का काम करता है। ये क्या होता है, देखिए अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा इन विषयों के संबंध में कोई विशेषज्ञ है या व्यावहारिक अनुभव रखता है तो ऐसे 12 व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकता है, यानी उनको मनोनीत कर सकता है एज आ राज्यसभा के संसद सदस्य के रूप में। राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के अनुसार आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्दिष्ट कर सकता है। राष्ट्रपति को अगर लगता है कि जो लोकसभा है उसके अंदर आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन जो होते हैं जिनके माता पिता में से कोई एक अंग्रेज हो और एक भारतीय हो, तो उनकी जो संतान होती है वो एंग्लो इंडियन कहलाती है, तो उनमें से कोई 2 सदस्यों को वो लोकसभा के अंदर नाम निर्देशित या मनोनीत कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये 12 सदस्य ये वाले जो निर्देशित होते हैं और ये 2 सदस्य जो लोकसभा में नाम निर्देशित होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उसके अलावा प्रतिवेदन करना और कथन करना। संविधान कुछ और अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति को यह कर्तव्य है कि वह संसद के समक्ष निम्न कागज पत्र रखवाए। उसका ये कर्तव्य दिया गया। कौन सा? एक तो वार्षिक वित्तीय विवरण या जिसे बजट कहते हैं वो अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का काम है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी जो होता है उसकी रिपोर्ट और विवरण अनुच्छेद 151 के अनुसार। वित्त आयोग जो सिफारिश करता है उसकी अनुच्छेद 281 के अनुसार। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट अनुच्छेद 323 के अनुसार। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अनुच्छेद 340 के अनुसार। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट अनुच्छेद 348 के अनुसार। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अनुच्छेद 349 का के अनुसार संविधान के अंग्रेजी भाषा में किए गए संशोधनों का हिंदी भाषा में अनुवाद भी प्रकाशित करवाता है। तो ये सारे काम करवाना किसका अधिकार होता है? ये राष्ट्रपति का। इसके बाद हम देखेंगे पूर्व मंजूरी। देखिए, भारतीय संविधान में यह अपेक्षा है कि कुछ विषयों से संबंधित विधान यानी कानून पूर्व मंजूरी या सिफारिश के बिना प्रस्तावित नहीं किए जा सकते। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सदन में लाने से पहले ही राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो है, एक तो किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या नए राज्य की रचना के लिए कोई विधेयक है अनुच्छेद 3 के अनुसार। अगर ऐसा कोई विधेयक संसद में लाना है तो उस विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना होगी। उसके अलावा कोई धन विधेयक है अनुच्छेद 117 में धन विधेयक को बताया गया है। फिर उसके अलावा ऐसा विधेयक जिसके अधिनियमित किए जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़े। जो भारत की संचित निधि है यदि उस पर कोई पैसा खर्च होने वाला है उसमें से, तो अनुच्छेद 117(3) के अनुसार। करों से संबंधित ऐसे विधेयक यानी कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो उससे संबंधित ऐसा विधेयक जिससे राज्यों का हित जुड़ा हो या जिनसे राज्यों को धन वितरित किया जाता हो या जिनसे कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन आता हो अनुच्छेद 274 के अनुसार। यानी कि ऐसा कोई विधेयक है जिसमें राज्यों के हितों से वो विधेयक टैक्स जुड़ा हुआ हो या फिर उस टैक्स से राज्यों को पैसा मिलना हो या कृषि आय जो होती है उसको परिभाषित करने वाला कोई विधेयक हो,
तो इन सब चीज़ों को पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा राज्यों के विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हो, यानी जो राज्य हैं उन्होंने कोई ऐसा विधेयक बनाया है कि जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को रोकता हो, कहता हो साहब हमारे राज्य के अंदर कोई ऐसा व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्वतंत्रता है वो व्यापार करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है, तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। यह अनुच्छेद 304 में कहा गया है ऐसा। अब राष्ट्रपति क्या करता है, विधेयकों पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। तो दो प्रकार की चीजें करता है, और जब ये चीजें करता है तो उसे कहा जाता है वीटो। देखिए, संसद के दोनों सदनों के द्वारा किसी विधेयक को पारित करने के पश्चात भी कोई विधेयक तब तक अधिनियमित यानी अधिनियम नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति की उसे अनुमति नहीं मिल जाती। मालूम पड़ा किसी विधेयक को दोनों सदनों ने पारित कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति उसे अनुमति नहीं जब तक नहीं देगा तब तक वो अधिनियम नहीं बनेगा। दोनों सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात विधेयक जो है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब इस समय राष्ट्रपति के पास 2 या 3 चीजें होती हैं जो वो कर सकता है। पहली तो वो कर सकता है सबसे सिंपल कि राष्ट्रपति जो होता है उस विधेयक को अनुमति दे सकता है, जो अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति कर देता है। दूसरा वो होता है कि अब विधेयक पर अनुमति रोक लेता है, जो कि बहुत ही कम करता है या करता ही नहीं है। तीसरा होता है वह विधेयक को सदन को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये 3 काम राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां हैं कि वो चाहे तो अनुमति रोक ले, लेकिन ये अनुमति रोकने का काम साधारण रूप से नहीं किया जाता है। ये साधारण रूप से किया ही नहीं जाता है, क्योंकि वो बाध्य है अनुमति देने के लिए। लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि वो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेने के बाद ही संसद में इंट्रोड्यूस किया गया है। यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पुनः पारित करके राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति अब नहीं रोक सकता। मालूम पड़ा कि कोई विधेयक को जो राष्ट्रपति है उन्होंने कह दिया कि संसद को वापस पहुंचा दिया कि आप इस पर विचार करें फिर से, और दोनों सदनों ने उसे फिर पारित कर दिया और फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचाया, तो अब राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति देनी होगी। राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वीटो इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं या इस प्रकार बांटे गए हैं। तो 3 वीटो हैं जो राष्ट्रपति भारत के अंदर प्रयोग करता है। पहला है आत्यंतिक वीटो, या जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देने से इनकार करने की शक्ति है, और ऐसा करने पर वह विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। तो ये होता है आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो जिसे कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति क्लियरली मना कर देता है किसी भी विधेयक को पारित करने से, लेकिन राष्ट्रपति इसका प्रयोग नहीं करता या किया ही नहीं गया है इसका प्रयोग अभी तक। संसद इस शक्ति को कम नहीं कर सकती। राष्ट्रपति को सभी विधेयकों के बारे में यह शक्ति है, परंतु धन विधेयक के बारे में यह शक्ति नहीं है। धन विधेयक को राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उसकी पूर्वानुमति देकर ही आया गया होता है। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो या सस्पेंशन वीटो। इसमें क्या क्या कहा जाता है? इस प्रकार के वीटो का प्रयोग अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति जब किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते समय करते हैं, और इस प्रकार के वीटो को साधारण बहुमत द्वारा रद्द किया जा सकता है। जैसे कि अब वो क्या करता है कि किसी को वापस कह देता है कि उस विधेयक को कि आप इस पर पुनर्विचार करें, तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है कि उसने निलंबनकारी सस्पेंशन वीटो का प्रयोग किया है। लेकिन अगर वो सदन उसे फिर से साधारण बहुमत से वापस पास कर दे तो फिर राष्ट्रपति के लिए वो मजबूरी हो जाती है कि उस पर वो अमल करे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वीटो है वो जेबी वीटो या पॉकेट वीटो है। इसके तहत संविधान के अंतर्गत, चूंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कोई भी वीटो संविधान में नहीं दिया गया कि ये वीटो शक्तियां राष्ट्रपति को हैं। ये संसदीय जो परंपराएं हैं या जो डेली जो यूज में होती हैं उनसे ये शक्तियां प्राप्त हुई हैं, या जिसे हम लूप होल्स जो हैं हमारे संविधान के अंदर, उनसे ये शक्तियां हमें मिली हैं। संविधान के अंदर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या न देने के लिए समय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारा संविधान ये नहीं कहता है कि राष्ट्रपति को कितने दिन के अंदर किसी भी चीज में अनुमति दे देनी है या नहीं देनी है। अतः जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी ना अनुमति देता है और ना ही वो मना करता है,
और संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार उसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भी नहीं करता। मतलब उसने मना भी नहीं किया, वापस भी नहीं किया और अनुमति भी नहीं दी। तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि उसने जेबी वीटो का प्रयोग किया है। और इस वीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा 1986 में किया गया था। डाकघर संशोधन अधिनियम 1985 पारित किया गया था। उसके लिए इस वीटो का प्रयोग एक बार किया गया था मात्र। अब बात करेंगे कुछ और शक्तियों के बारे में। तो अनुच्छेद संविधान राज्यों के विधान के बारे में, राज्य सरकारों के विधान के बारे में या कानून के बारे में क्या क्या शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 किसी राज्य के राज्यपाल को किसी विधेयक पर अनुमति देने या रोकने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल को ये शक्ति है कि वो उस राज्य के विधेयक या बिल को अनुमति दे दे या उसे ना दे, अथवा राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। तो 3 काम कर सकता है, या तो अनुमति दे दे, या अनुमति रोक दे, या फिर उस जो विधेयक है उसको राष्ट्रपति के पास पहुंचाता है कि साहब राष्ट्रपति जिस पे आप विचार करें। उसके पश्चात राष्ट्रपति यह घोषणा करता है कि राष्ट्रपति ने अनुमति दी है या अनुमति रोक ली है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश भी दे सकता है कि विधेयक को विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाए। तो राष्ट्रपति के पास भी 3 चीजें हैं, या तो वो अनुमति देगा, या वो मना कर देगा, या फिर राज्यपाल से कह देगा कि इस विधेयक को विधानसभा को फिर से पुनर्विचार के लिए लौटा दो। लेकिन विधानसभा द्वारा विधेयक यदि फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो यह आवश्यक नहीं कि राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति दे दे, और ये कहा गया अनुच्छेद 201 में। लेकिन वहीं इसके विपरीत जो केंद्र का विधेयक होता है या संघ का विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और वहां से फिर से पास होकर ये आ गया तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। लेकिन वहीं अगर वो विधेयक राज्यों का है और राज्यों के पुनर्विचार के लिए पहुंचा दिया और फिर से वो पास होकर राज्य से राष्ट्रपति के पास आ गया तो फिर राष्ट्रपति को उसमें बंधन नहीं है कि वो उस पर भी अनुमति दे। तो ये विधान राज्यों में और केंद्र सरकार के अंदर ये अंतर होता है। परंतु राष्ट्रपति धन विधेयक पर अनुमति नहीं रोक सकता। राष्ट्रपति राज्यों के विधेयक के संबंध में जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। अनुच्छेद 123 में उपबंधित है, यानी कहा गया है कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, मतलब दोनों में से कोई भी सदन की मीटिंग नहीं चल रही हो और राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, यानी ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं जिसमें तुरंत कार्यवाही करना होगी, तो राष्ट्रपति ऐसे अध्यादेश जारी कर सकेगा जो उक्त परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। यानी फिर राष्ट्रपति को जैसा लगता हो जो उस परिस्थितियों से निपटने के लिए किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति वैसा कर सकता है। तो ये है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चलिए, इस शक्ति का प्रयोग संविधान का संशोधन करने के लिए नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता कि संविधान के अंदर संशोधन करना है तो दोनों सदन नहीं है तो वो संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी कर दें। राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, और अध्यादेश की सारी पावर्स एक कानून के तरह ही होती है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। ऐसा प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः समवेत होने की तिथि से 6 सप्ताह की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जाएगा। देखिए क्या होगा कि जब भी अब संसद बैठेगी, जैसे कोई अध्यादेश लाया गया, अब वो कर रहा है, अब संसद सत्र में आ गई, संसद की मीटिंग हुई, तो जैसे ही संसद की मीटिंग होती है उसको फिर क्या कहा जाता है, संसद के सामने रखा जाता है और संसद की बैठक जो तारीख होती है, जो संसद के पुनः संवेद होने की जो तारीख होती है, जिस दिन पहली बार संसद मिलती है, उस तारीख से अगर 6 सप्ताह तक वो संसद के द्वारा पारित नहीं किया जाता तो वो स्वतः समाप्त हो जाता है, जब तक कि सप्ताह के पूर्व दोनों सदनों से अनुमोदित का संकल्प पारित ना कर दे। तो 2 कंडीशन बनेगी। तो 6 सप्ताह के भीतर, पहली तारीख से 6 सप्ताह के भीतर या तो उसे संसद पास कर देगी, तो पास कर देगी तो वो कानून बन जाएगा, और यदि पास नहीं किया तो वो अपने आप समाप्त समझा जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी भी समय अपने जारी किए गए अध्यादेश को वापस ले सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है।
भारत को छोड़कर किसी भी देश में कार्यपालिका को इस प्रकार की व्यापक शक्तियां नहीं दी गई हैं। इस शक्ति को इस आधार पर उचित ठहराया जा सकता है कि सरकार को विभिन्न परिस्थितियों में सामने आए जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सामने आई जो परिस्थितियां होती है, उनसे निपटने की शक्ति देनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें संसद दोनों सदनों का आह्वान करने और उस पर विचार विमर्श करने तक के लिए रुकना संभव ना हो। और भारत शासन 1935 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश निकालने की शक्ति दी गई थी और हमारे संविधान ने उस उपबंध को वहीं से लिया और उसी को अपना लिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज का जो वीडियो होता है ये यही समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये हमारा जो प्रयास है आपको कैसा लग रहा है। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। आप देख रहे थे DNK नंबर 1 चैनल। आज की बात यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।